गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत में संधि को समझने का प्रयास करेंगे कि संधि किसे कहते हैं। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। दो वर्णों या दो शब्दों के मेल को हम संधि कहते हैं, या दो वर्णों या शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों या शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ जोड़ना होता है। संधि का अर्थ जोड़ना होता है। पहले के समय में अपन ने देखा होगा, जब राजा महाराजा युद्ध वगैरह करते थे तो जब एक पक्ष हारने लगता था तो दूसरे पक्ष से समझौता करता था कि सामने वाले को संधि का प्रस्ताव भेजता था कि भैया मैं अब आपसे युद्ध करने में असमर्थ हूँ, आप यदि चाहो तो मुझे माफ भी कर सकते हो। तो संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना होता है। अपन देखें फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए विद्या प्लस आलय, या विद्या और आलय को आपस में जोड़ा गया है तो इन दोनों के मिलने से क्या शब्द बना हमारे पास? विद्यालयः। रमा प्लस ईशः, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? रमेशः। तो रमा शब्द है और इस शब्द, इन दोनों को आपस में क्या करा गया है? यहाँ पर जोड़ा गया है। अब अपन देखते हैं संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? यहाँ पर संधि बेटा 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, और यहां पर देख रहे हैं बेटा अपन विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विद्या प्लस आलयः विद्यालयः, हिम प्लस आलयः हिमालयः, रवि प्लस इंद्रः रविंद्रः, सूर्य प्लस उदयः सूर्योदयः। ठीक है, ये स्वर संधि। व्यंजन संधि को समझेंगे बेटा अपन। सत प्लस जनः सज्जनः, जगत प्लस नाथः जगन्नाथः, दिक् प्लस अंबरः दिगंबरः, नमः प्लस ते नमस्ते, मनः प्लस हरः मनोहरः, और मनः प्लस रथः मनोरथः। ठीक है, मैंने 3 प्रकार की संधियां जो है आपके सामने लिखी है। अब आज को आपको मैं पहचान बता रहा हूं। इस पहचान के द्वारा आपको संधि को समझने में बहुत आसानी रहेगी कि हम कैसे पता करेंगे कि स्वर संधि कौन सी है, व्यंजन संधि कौन सी है और विसर्ग संधि कौन सी है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं बेटा, विद्या प्लस आलयः, हिम प्लस आलयः, रवि प्लस इंद्रः और सूर्य प्लस उदय। तो यहाँ पर पहला विद्यालय का पहला शब्द क्या है? विद्या। हिमालय का पहला शब्द क्या है? हिम। रविंद्र का पहला शब्द क्या है? रवि। और सूर्य में सूर्योदय का पहला शब्द क्या है? सूर्य। स्वर संधि की विशेषता क्या? स्वर किसे कहते हैं? कि वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए हमें दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं लेना पड़ती। तो जैसे यहाँ पर शब्द रखा है विद्या, ठीक है, विद्या है, हिम है, रवि है और सूर्य है। यहाँ आपने देखा ये स्वर संधि का था। सतजन में पहला शब्द है सत, जगन्नाथ में पहला शब्द है जगत,
दिगंबर का पहला शब्द है दिक। यहाँ पर पहले शब्द में अपन देख रहे हैं, पहले ये सत ता के नीचे हलंत है, जगत ता के नीचे हलंत है, और दिक इसके नीचे भी क्या लगा है, मैंने हलंत लगा है। विसर्ग संधि में पहला नमस्ते का अपन देखते हैं, तो पहला शब्द क्या लिखा है यहाँ पर, नमः, नमः, यहाँ पर विसर्ग लगा है। मनोहर में पहले शब्द के जो पीछे क्या लगा है, विसर्ग लगा है, और मनोरथ में भी पहले शब्द के पीछे क्या लगा है, विसर्ग लगा रखा है। तो अब अपन पहचान कैसे करेंगे कि स्वर संधि कौन सी, व्यंजन संधि कौन सी और विसर्ग संधि। तो अपन देख रहे हैं ना कोई हलंत है और ना कोई विसर्ग है, ना कोई हलंत है और ना कोई विसर्ग है, तो कौन सी संधि आएगी बेटा, ये स्वर संधि आएगी। पहले शब्द के नीचे हलंत, यहाँ पे हलंत हलंत का चिन्ह लगाया हुआ है, क्योंकि स्वरों की सबसे बड़ी व्यंजन की सबसे बड़ी विशेषता क्या रहती है कि उनको हम बगैर स्वरों के बोल नहीं सकते, इसलिए उसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं। तो ना कोई हलंत है और ना कोई विसर्ग है, कौन सी संधि आएगी बेटा, स्वर संधि आएगी। पहले शब्द के नीचे हलंत, व्यंजन संधि, और पहले शब्द के पीछे ये दो 0 टाइप लगे रखे हैं। अपन ने पढ़ा हुआ ना अंगूर का अह, तो यहां पर भी दे रखा है मनः, मनः, नमः। तो पहले शब्द के पीछे विसर्ग, विसर्ग संधि, पहले शब्द के नीचे हलंत, व्यंजन संधि, ना कोई हलंत है और ना कोई विसर्ग है, स्वर संधि कहते हैं। यदि आप स्वर, व्यंजन और विसर्ग को समझेंगे तो फिर बेटा संधि को अपन ने कितने भागों में बांटा गया, ये तो संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और फिर संस्कृत में अपन देखते हैं स्वर संधि को उसने कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। बेटा आपको ये जो संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। तो जब तक हम इसका विच्छेद नहीं करेंगे तब तक हमको पता ही नहीं चलता है कि संधि स्वर है, व्यंजन है या फिर विसर्ग। तो इसलिए आपको इसका विच्छेद भी याद होना आवश्यक है, ठीक है बेटा। अपन अब स्वर संधि के भेद को समझेंगे। स्वर संधि के भेद को हम कब जा पाएंगे, जब हम स्वर, व्यंजन और विसर्ग में से निकल पाएंगे, तभी हम देख पाएंगे कि दीर्घ स्वर संधि कौन सी है, गुण स्वर संधि कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि कौन सी है, आयाती स्वर संधि कौन सी है, यण स्वर संधि कौन सी है, और पूर्व रूप स्वर संधि कौन सी है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का मतलब अपन ने देखा होगा, अनार आम पढ़े होंगे, अनार का, आम का, इमली का, एक का, उल्लू का, उनका, और फिर ये ऋषि, ठीक है। तो यहां पर अपन देखते हैं ये बड़ा आ है, बड़ा ई है, या फिर बड़ा ऊ जो है ये है। अपन देखें कि बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ का जब निर्माण होता है तो फिर हम उसको पहचान करते हैं। जैसे यहां पर दे रखा है विद्या प्लस आलयः, हमारा क्या सेंटेंस हुआ, विद्यालयः, हिम प्लस आलयः, हिमालयः, विद्या प्लस अर्थी ही, विद्यार्थी ही, दया प्लस आनंदः, दयानंदः, रवि प्लस इंद्रः, रविंद्रः, सूर्य प्लस उदय, सॉरी भानु प्लस उदयः, भानुदयः। बेटा ये जो शब्द उदाहरण अपन ने दे रखे हैं, यहाँ पर अपन देखें जब इनका संधि विच्छेद किया जा रहा है तो विद्या, और हमारे मुंह से आखिरी में क्या निकल रहा है, आ, यहाँ पे आ है और यहाँ पर भी आ है, तो दोनों आ ने मिलके क्या इसका निर्माण क्या है, बड़े आ का निर्माण किया है। यहाँ आ है, यहाँ आ है, विद्या, ठीक है। हिम, आखिरी में क्या निकल रहा है, यहाँ पे अ और यहाँ पे आ, हिम से क्या हो जाएगा बेटा, हिमा। यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ पे बड़ा आ है और बाद में इसके बाद पहला शब्द क्या है, अ। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, विद्यार्थी, बड़े आ का निर्माण हो रहा है,
दयानंद में यहाँ भी बड़ा आ है, यहाँ पर भी बड़ा आ है, दोनों ने मिलकर बड़े आ का ही निर्माण किया है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये ई है, छोटी ई है, और यहाँ पर भी छोटी ई है, इन दोनों ने मिलकर बड़ी ई का निर्माण किया, तो ये रविंद्र में बड़ी ई की मात्रा लगी है। भानुदय में देख रहे हैं यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ पर भी छोटा ऊ है, और इन दोनों ने मिलकर बड़े ऊ का निर्माण किया है। तो जब बड़े स्वर का निर्माण हो, किसका निर्माण हो, बड़े स्वर का निर्माण हो, तो इसे बोलते हैं अपन बेटा दीर्घ स्वर संधि। हो सकता है आपको ये समझ में आ गया होगा, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है बेटा, आपको दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण देख लिए हैं। अब अपन समझेंगे गुण स्वर संधि। यहां तो अपन ने देखा था बड़ा आ रहा था, बड़ी ई आ रही थी, या बड़ा ऊ आ रहा था। अब गुण स्वर संधि में अपन देखते हैं ऋषि का आएगा, सिंगल मात्रा ए की आएगी, सिंगल मात्रा ओ की आएगी। ठीक है, ये बेटा हेल्पिंग वर्ब है जिसके द्वारा हमको किसी संधि को समझने में आसानी रहती है। जैसे यहां पर शब्द रखा है रमेशः, महेशः, गणेशः, परोपकारः, शीतोष्णम, तो यहां पर अपन देख रहे हैं रमेश है, महेश है, गणेश है, गजेंद्र है, सुरेंद्र है, महेंद्र है। यहां पर अपन देख रहे हैं बेटा इस शब्द के अंदर मात्रा कैसी लगी, सिंगल मात्रा ए की लगी है और सिंगल मात्रा ओ की लगी है। यहाँ पर रमेश है, या महेश है, गणेश है, परोपकार है, इसमें ओ की मात्रा लगी, यहाँ ओ की मात्रा लगी, यहाँ एक ही है, यहाँ की एक ही है, और यहाँ की एक ही है। जब हम इनका संधि विच्छेद करेंगे तो मात्रा जो है वो चली जाती है। रमा प्लस ईशः। अब यहाँ पे आ है और ई है, इन दोनों ने मिलकर ए का निर्माण किया। इसी प्रकार महा प्लस ईशः, महेश, गण प्लस ईशः, गणेश, परोपकार, पर प्लस उपकारः, परोपकार। बेटा परोपकार जो शब्द है और ये विद्यालय अभी अपन ने देखा था, बेटा संधि भी है और समास भी है। परोपकार का यदि हम समास विग्रह करेंगे तो आएगा परेशान उपकारः। ये क्या कहलाएगा, समास। बेटा ये दो शब्द ऐसे हैं वो जो आपको 100% कंफ्यूज करते हैं, और वो आपसे पूछता है कि विद्यालय शब्द, जैसे भी अपन ने विद्यालय का देखा था, संधि होगी तो कैसे होगी, विद्या प्लस आलयः, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, और समास विग्रह कैसा होगा, विद्याया आलयः, विद्या का मंदिर। तो यहां पर यह आ जाएगा बेटा षष्ठी तत्पुरुष समास। दो शब्द, ये किस प्रकार उसका विच्छेद हो रहा है, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है और संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है। तो जिस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर दे रखा है पर प्लस उपकारः, दूसरों पर किया गया उपकार क्या कहलाता है, परोपकार कहलाता है। शीतोष्णम, शीत प्लस उष्णम, शीतोष्णम। गज प्लस इंद्र, गजेंद्र। सूर प्लस इंद्रः, सुरेंद्र। महा प्लस इंद्रः, महेंद्र। तो बेटा अपने को देखना है कि सिंगल मात्रा है या डबल मात्रा है। शब्द को पढ़ने का प्रयास करेंगे, और पढ़ने के बाद बेटा ये तो मेरे सिंपल वर्ड्स है, हो सकता है कि दूसरे भी वर्ड्स आएंगे, तो अपने को शब्द को देखना है, उसका विच्छेद करना है, और उसके बाद हमारे को पता लगाना है कि दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, वृद्धि संधि है, आयादी संधि है, यण संधि है, पूर्व रूप स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है। आपको बेटा ये समझ में आ चुका होगा गुण स्वर संधि। अब अपन समझेंगे वृद्धि। अब बेटा अपन ने दीर्घ स्वर संधि समझ ली है, गुण स्वर संधि समझ ली है। अब हम समझेंगे वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि भी भैया वापस उसको, इसमें सिंगल मात्रा थी
इसमें डबल मात्रा हो गई है। पहले हम पहली क्लास में पढ़ते थे, अब दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, तो वृद्धि हुई या नहीं हुई? पहले हम 1 साल के थे, अब 8 साल के हो गए, तो वृद्धि हुई या नहीं हुई? वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी। तो यहाँ पर भी जो मात्रा है इसमें क्या हो गई है? डबल डबल मात्रा हो गई है। इसके उदाहरण देखते हैं बेटा अपन। तथैव जलोधः अत्रेक अत्रैव सदैव महोषधीः। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद करते हैं अपन। तथा प्लस एव, तथैव, जल प्लस ओधः, जलोध, अत्र प्लस एक, अत्रेक, अत्र प्लस एव, अत्रैव, सदा प्लस एव, सदैव, महा प्लस औषधीः, महोषधीः। तो ये अपन ने देखा है बेटा, पहले सिंगल मात्रा आ रही थी, अब डबल मात्रा आ रही है। जब सिंगल मात्रा आए तो गुण स्वर संधि, डबल मात्रा जब आ जाती है तो वृद्धि स्वर संधि। यहां तक आपको दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि जो है आपको आसानी से समझ में आ चुकी है। अब अपन आयादी संधि और यण संधि को समझने का प्रयास कर। बेटा अभी अपन ने गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि समझी। गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि में जैसे अपन ने दिखाया था, परोपकार शब्द देखा था, यहाँ पे परोपकार, और यहाँ पर दे रखा था महोषधीः। ठीक है, अब यहाँ पर या फिर अपन देख रहे हैं यहाँ पर रमेश। ठीक है, अब यहाँ पर गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि की जस्ट अपोजिट संधि आती है अयादी संधि। अयादी संधि की विशेषता क्या रहती है? अयादी संधि की सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है कि शब्द में तो कोई मात्रा नहीं रहती है। जो यहाँ पर हमारे को शब्द दे रखा है इसमें तो कोई मात्रा नहीं रहती है, लेकिन जैसे ही हम इस शब्द का विच्छेद करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर मात्रा आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखते हैं अपन, नैनम, शैनम, गायकः, नायकः, भवनम, पवनः, पावनः। ये बेटा इसके उदाहरण हैं। अब यदि हम इसका विच्छेद करें, नैनम शब्द का यदि विच्छेद करें तो कैसा होगा? ने प्लस अनम नैनम, शे प्लस अनम शैनम, गे प्लस अकः गायकः, ने प्लस अकः नायकः, भो प्लस अनम भवन। समझ लिए। अब अपन बेटा समझेंगे कि यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की विशेषता रहती है कि भिन्न स्वर के आने से, इसे हम बोलते हैं बेटा यण स्वर संधि। इसको उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अत्याचार है, प्रत्येक है, मातृनुमति है, लाकृति है, यद्यपि, ठीक है, और लास्ट है बेटा इत्यादि। अब भिन्न स्वर कैसा हुआ? सबसे पहले इसको उदाहरण के द्वारा देखते हैं। अति प्लस आचारः, प्रति प्लस एक, मात्र प्लस अनुमति ही, ली प्लस आकृति ही, लाकृति ही, यदि प्लस अपि और इति प्लस आदि। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं। अब जैसे अपन देखें
अत्याचार में भी ऐसा कौन सा स्वर हुआ है जिसके कारण ये फैलाना है, तो अपन देख रहे हैं भिन्न स्वर का मतलब रहता है क्रम बदल देना। अनार का, आम का, इमली का, ईख का, उल्लू का, ऊंट का, ठीक है। ये इस प्रकार अपन ने ये क्रम से आए हुए हैं। लेकिन ये वाली जो संधि है, ये संधि कहती है, जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए, पहले अपन जूते मोजे पहनते समय पहले क्या पहनेंगे, पहले मोजे पहनते हैं फिर जूते पहनते हैं। लेकिन ये वाली संधि हमारे से कह रही है कि पहले आप जूते पहन लीजिए, उसके बाद आप मोजे पहनिए। अति प्लस आचार, यहाँ पर अति आखिरी में शब्द क्या आ रहा है, ई, और यहाँ पे आ रहा है आ। मतलब नियम कहता है पहले आ आना था, उसके बाद ई आना था, लेकिन उसने यहाँ पर पहले ई डाल दिया है, उसके बाद आ डाला है, ठीक है। इसी को उदाहरण है मात्रानुमति, पहले ऋषि दे दिया है, उसने फिर अनार का दिया है, इसमें भी ये है, इसमें पहले ई आया है, उसके बाद अ आया है, और इसमें भी पहले ई आई है, उसके बाद आ आया है। तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि जो भिन्न स्वर आया है, भिन्न स्वर के आने के कारण हम इसे अपन क्या बोलते हैं, यण स्वर संधि कहते हैं। अब बेटा अपन समझेंगे पूर्व रूप स्वर संधि। इसको समझने का तरीका बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं हरेव, विष्णु, सोअपि, कोअपि, ये इसके उदाहरण है। अब हरेव का संधि विच्छेद करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हरे प्लस औ। विष्णु में लिखेंगे विष्णु प्लस औ। सोअपि में लिखेंगे सो प्लस अपि। कोअपि में लिखेंगे को प्लस अपि। अब वैसा का वैसा ही लिखा है। वैसा का वैसा लिखने का मतलब क्या है, ये जो अपने को ड डमरू का दिख रहा है, ड डमरू के पहले का जो शब्द है हम उसको पूरा वैसा का वैसा ही लिखेंगे। हरे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है हरे, ड डमरू के जगह अनार का, ये अ ही बोलते हैं इसको भी, तो हरे प्लस औ। विष्णु में विष्णु ऐसा का ऐसा लिखा है, और ड डमरू के जगह अनार का। सोअपि में भी मैंने ऐसे ही करा है, सो प्लस अपि, और कोअपि में भी मैंने ऐसा का ऐसा ही किया है। लेकिन बेटा ये थोड़ा सा अपने को देखना है, मैंने सोअपि और कोअपि, जैसे भी अपन ने बताया था कि विद्यालय और परोपकार संधि भी है और समास भी है, तो उसी प्रकार सोअपि और कोअपि ये भी बेटा विसर्ग संधि में भी आ जाते हैं और विसर्ग संधि में भी आते हैं। विसर्ग संधि में कैसा होगा, इसका उदाहरण देखते हैं। सह प्लस अपि, सोअपि, और कह प्लस अपि, कोअपि। तो यदि हमारे को प्रश्न आता है परीक्षा में, कोअपि इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, कोअपि इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा। इसमें आपको ऑप्शन देखना है कि क्या उसने पूर्व रूप दिया है या विसर्ग दिया है, तो विसर्ग लिखेंगे, और यदि पूर्व रूप दिया है तो दोनों में से कोई सा भी वो क्या करेगा, एक रूप आपको देना का एक रूप ही आपको देगा। हो सकता है शायद आपने उसको संधि को अच्छे से समझा होगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।